बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने स्टील बोल्टेड कनेक्शंस को बड़ा डिटेल में स्टडी किया था। अब उससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर डिज़ाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो या नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड करने हो तो हम कैसे करते हैं। तो मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये लेक्चर सुनने से पहले आप लोग जो पिछला लेक्चर है रिलेटेड टू स्टील बोल्ट कनेक्शन उसको डिटेल में पहले स्टडी करें। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो अगर लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसान होगा ये। तो सबसे पहले A325 मैं बता चुका हूँ ग्रेड जो होता है ASTM A325, ठीक है। ये ग्रेड था, ये भी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक A490 था, एक 325 था, डिफरेंस भी बताया था मैंने ग्रेड का। अब A325 SC जो है, SC बेसिकली का मतलब है स्लिप क्रिटिकल, ठीक है। तो स्लिप क्रिटिकल ऑफ फुली टेंशन A325 बोल्ट्स, ये बोल्ट का ग्रेड है। ये डिफरेंट डेजिग्नेशन है जो आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेंगी। अगर A325 के साथ SC लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि स्लिप क्रिटिकल है, फुली टेंशन A325 बोल्ट है। अब स्लिप क्रिटिकल का मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो स्लिप क्रिटिकल वो बोल्टेड कनेक्शन की टाइप होती है जो रिलाई करती है बिटवीन द फ्रिक्शन ऑफ टू कनेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। और ये रिलाई नहीं करती है ऑन बोल्ट शियर या फिर बोल्ट बेरिंग टू जॉइन टू स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। इट ओनली रिलाइज ऑन फ्रिक्शन बिटवीन टू कनेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड थी A325N, जो ग्रेड A325N है बोल्ट का। एन बेसिकली जो डेजिग्नेशन थी वो बेसिकली ये स्नग टाइड या बेरिंग बोल्ट होते हैं A325N, ठीक है। स्नग टाइड भी बता चुका हूँ, बेरिंग या फिर बेरिंग बोल्ट्स बोलते हैं इन्हें। सो एन यूज होता है जब थ्रेड्स को शेयर प्लेन में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। व्हेन थ्रेड्स आर इंक्लूडेड इन द शेयर प्लेन। अब इसका क्या मतलब है, थ्रेड्स आर इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, ये भी पिछले लेक्चर में डिटेल में हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। सिमिलरली अगर डेजिग्नेशन में जो ग्रेड है बोल्ट की एक्स आ जाए, वेरी अल्फाबेट एक्स का मतलब ये है कि ये स्नग टाइड या बेरिंग बोल्ट है A325 ग्रेड का, जिसमें थ्रेड्स को एक्सक्लूड किया गया शेयर प्लेन से। थ्रेड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द शेयर प्लेन, A325X का ये मतलब होता है। खैर ये डिफरेंट डेजिग्नेशंस थी। आगे चलते हैं एग्जांपल की तरफ। सबसे पहली जो एग्जांपल हमें गिवन है, जो प्रॉब्लम है वो है डिटरमिन द डिजाइन स्ट्रेंथ 5PN, ठीक है। 5PN क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ। अब हमने क्या डिटरमिन करनी है, हमने डिजाइन स्ट्रेंथ को डिटरमिन करना है, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेंथ 5PN। अच्छा, अब कनेक्शन टाइप कौन सी है। अच्छा, पहली बात हमने जो फाइंड करना है वो है डिजाइन स्ट्रेंथ 5PN फाइंड करना है। फाइंड क्या, 5PN। इसके बाद हमें गिवन क्या है, कनेक्शन टाइप गिवन है। कनेक्शन टाइप कौन सी है, कनेक्शन टाइप जो है बेरिंग, बेरिंग टाइप कनेक्शन, ठीक है। सो सेकंड जो चीज हमें प्रोवाइड की गई है वो क्या है, कनेक्शन टाइप प्रोवाइड किया गया है। कनेक्शन टाइप क्या है, बेरिंग। अच्छा, फिर उसके बाद द स्टील इज A36 स्टील का ग्रेड गिवन है। जो स्टील यूज हुआ है उसका ग्रेड क्या है, A36 ग्रेड है। इस पे भी हम बात करते हैं कि जो स्टील A36 है वो क्या है। बेसिकली A36 जो है वो कॉमन स्ट्रक्चरल स्टील यूज होता है यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके अलावा ये जो इस्टेब्लिश किया था A36 स्टील, ये इट इज इस्टेब्लिश बाय ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो स्टील यूज होता है कंस्ट्रक्शन में वो यूज होता है A36 ग्रेड स्टील। इसके बाद जो बोल्ट्स गिवन है, बोल्ट्स का ये स्टील का ग्रेड गिवन, जो ये स्टील प्लेट्स यूज हुई हैं, स्टील मेंबर यूज हुए हैं। उसके बाद जो बोल्ट्स यूज हुए हैं उनका ग्रेड भी गिवन है। वो कौन सा ग्रेड है, A325 बताया था, या A325 होता है या A490 होता है, डिफरेंस बता चुका इसका। अच्छा, 7/8 इंच का क्या मतलब है, 7/8 जो इंचज है इसका मतलब ये है कि जो बोल्ट है उसका जो डाया है वो 7/8 इंचज। बोल्ट का ग्रेड क्या है, A325, और बोल्ट का डाया क्या है, 7/8 इंचज। इसके बाद होल्स आर स्टैंडर्ड साइज, जो स्टैंडर्ड साइज होल यूज होता है होल का वो गिवन है। एंड थ्रेड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर प्लेन। इसका मतलब ये कि ये जो मेरे पास केस गिवन है वो क्या है, A325X, ठीक है, A325X। मतलब ये टेबल से हम जब वैल्यू निकालेंगे यूज होगा।
इसका मतलब ये है कि बोल्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द shear when given a question की requirement. Assume that the deformation at bolt holes are at design consideration. So हमारी assumption इसमें हमें ये करनी है कि जो डिफॉर्मेशन हो रही है वो बोल्ट होल्स पे हो रही है. इसके अलावा फर्दर क्या डिटेल्स गिवन है हमें, ये तो गिवन ही गिवन. इसके अलावा देखो दो दो प्लेट्स को हमने ज्वाइन किया हुआ है, इसके साथ ये साइड व्यू है उसका. ठीक है, दो डिफरेंट प्लेट्स हैं, उनको हमने ज्वाइन किया हुआ है आपस में. ये फेंग सरफेस है, वो भी बता चुका हूँ क्या होता है. ये फेंग सरफेस है, जो कनेक्टेड पार्ट है जहाँ पे वो आपस में मिल रहे हैं, ये फेंग सरफेस होती है. ठीक है, ये वाली. इन दो प्लेट्स को हमने बोल्ट के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है. अच्छा, अब और मजीद इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये 1/2 इंच जो है ये डाया है. ये बेसिकली प्लेट की थिकनेस है. जो दो प्लेट्स है ना, ये और ये जो प्लेट की थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है प्लेट की वो कितनी है, 1/2 इंच. सिमिलरली इस प्लेट की भी थिकनेस क्या है, 1/2 इंच. इसके अलावा बोल्ट जो है उसका डाया गिवन है, जो बोल्ट लगा हुआ है उसका डाया कितना है, 7/8 इंच. ठीक है, बोल्ट का डाया भी गिवन है. बोल्ट्स कितने हैं, 4 बोल्ट्स हैं. ये टॉप व्यू है, 1 2 3, ये बेसिकली होल्स हैं. ऑब्वियसली होल के अंदर ही बोल्ट आना है. ठीक है, तो 4 बोल्ट्स गिवन है और हर बोल्ट का डाया कितना है, 7/8 इंच. फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं. एक चीज होती है पिच डिस्टेंस. पिच डिस्टेंस कहते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बोल्ट्स इन अ रो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड. अब ये बेसिकली जो व्यू था, ये उसका साइड व्यू है और ये उसका टॉप व्यू है. अब डायरेक्शन ऑफ लोड क्या है, ये लोड की डायरेक्शन है. ये जो एरो शो हो रहा है, लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, टेंसाइल लोड है, टेंशन में. ठीक है, अब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होती है बोल्ट्स की, बोल्ट के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस इन अ रो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड. अब एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली. यानी ये जो 3 इंच गिवन है ना, ये सेंटर वाला, ये बोल्ट के सेंटर, इस बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस गिवन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड की डायरेक्शन में गिवन है. तो ये मेरी पिच है, इसको हम कहते हैं पिच. ठीक है, ये 3 इंचेस पिच गिवन है. सो पिच क्या होता है, पिच डिस्टेंस इज द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बोल्ट्स इन अ रो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड. तो ये जो डिस्टेंस है, ये इस बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट के सेंटर तक का, ये जो 3 इंचेस गिवन है, ये है पिच. एक होगी पिच डिस्टेंस, एक होता है गेज डिस्टेंस. गेज डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड. अब लोड की डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये. ठीक है, उसका परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली. सो ये जो डिस्टेंस गिवन है 6 इंचेस, यानी इस बोल्ट के सेंटर से इस बोल्ट के सेंटर तक ये जो 6 इंचेस गिवन है, इसको हम कहते हैं गेज डिस्टेंस. तो याद रखना है, जो पिच डिस्टेंस होता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड. और जो गेज होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड. सो जो पिच है वो क्या है, ये 3 इंचेस है और जो गेज डिस्टेंस है वो कितना है, वो 6 इंचेस है. अच्छा, इसके बाद दो डिस्टेंस और होते हैं, एक को कहते हैं एज डिस्टेंस और एक को कहते हैं एंड डिस्टेंस. सो जो डिस्टेंस होता है बोल्ट से, बोल्ट के सेंटर से लेके टू उसके एज तक, एंड प्लेट के एंड तक, उसको हम कहते हैं एंड या फिर एज डिस्टेंस. अब एंड डिस्टेंस किसको कहेंगे और एज डिस्टेंस किसको कहेंगे. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड जो डिस्टेंस होगा ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ बोल्ट टू द एंड ऑफ द प्लेट, ठीक है, उसको हम कहेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड एज डिस्टेंस. यानी ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से बोल्ट के सेंटर से लेके इधर तक कनेक्टेड पार्ट की एंड तक, ये जो डिस्टेंस होगा, या फिर यहाँ से लेके ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो 3 इंचेस गिवन है या ये 3 इंचेस गिवन, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एंड डिस्टेंस. तो ये कौन सा डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड उसको हम डेजिग्नेट करते हैं एंड डिस्टेंस से. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेट बोल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, वो एंड डिस्टेंस होता है. और डिस्टेंस ऑफ द प्लेट बोल्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, उसको हम कहते हैं एज डिस्टेंस. यानी ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये 3 इंचेस इस बोल्ट के सेंटर से लेके इसके एज तक, इस बोल्ट के सेंटर से लेके इसके एज तक, सेंटर से, तो ये 3 इंचेस और 3 इंचेस, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये एज डिस्टेंस है. ठीक है, और ये कौन सा डिस्टेंस है, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक, ये जो 3 इंचेस गिवन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एंड डिस्टेंस. ठीक है,
सो चार चीजें, पिच डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस कितना है ये 3 इंचेस, गेज डिस्टेंस कितना है 6 इंचेस, इसके बाद एंड डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3 इंचेस और यहाँ पे भी 3 इंचेस, और एज डिस्टेंस कितना है 3 इंचेस और यहाँ पे भी 3 इंचेस। तो ये चार चीजें याद रखनी। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रॉब्लम, जो डिजाइन प्रॉब्लम है। इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं गिवन है 4 बोल्ट्स हैं, उनका एज डिस्टेंस गिवन है, एंड डिस्टेंस गिवन है, गेज डिस्टेंस गिवन है, पिच डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, उसके अलावा प्लेट की विड्थ गिवन है। ये प्लेट है, इस प्लेट की जो विड्थ है, ये दोनों प्लेट सेम डायमेंशन की है, उनकी विड्थ सेम है, तो जो विड्थ है प्लेट्स की वो कितनी है 12 इंचेस। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है 5Pn। इसके अलावा ये इसने एक बात की थी, होल्स आर स्टैंडर्ड साइज। ये जो होल्स है ना, ये स्टैंडर्ड साइज के। सो स्टैंडर्ड होल साइज होता है बोल्ट्स का, वो बोल्ट से बड़ा रखा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली ये होल है ना, लेट्स सपोज ये बोल्ट का डाया है। सो जो होल होगा ना, ये डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा नहीं होता, फ्यू इंचेस, 1/8 to 1/16 इंचेस बड़ा रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये बोल्ट का डाया है, और ये जो है ये होल का डाया है। जो होल होता है उसका डाया बोल्ट के डाया से बड़ा रखा जाता है। ठीक है, सो जो स्टैंडर्ड होल साइज होता है बोल्ट का, वो इट इज मेड 1/8 to 1/16 इंचेस लार्जर इन डायमीटर देन द नॉमिनल साइज ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो ये जो होल है ना, होल का जो डाया होगा बोल्ट का डाया उससे कम होगा स्लाइटली, ताकि बोल्ट इजीली होल के अंदर इंसर्ट हो सके। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ऑब्वियसली होल जो होगा वो बोल्ट के डाया से, जो बोल्ट इसके अंदर हमने फिक्स करना है, वो बोल्ट का डाया छोटा होगा, होल का डाया उससे बड़ा होगा। 1/8 to 1/16 इंचेस का फर्क होता है। मतलब लेट्स सपोज ये जो डाया है ये 7/8 है, ये बोल्ट का डाया है, तो होल का जो यहाँ से यहाँ तक, सो जो होल का डाया होता है, जो होल वो होगा 7/8 + 1/8 इंचेस। ठीक, तो यहाँ से लेके बाहर तक ये है होल का डाया, और ये जो अंदर है ये है बोल्ट का डाया। सो होल का डाया जो होता है वो बोल्ट के डाया से 1/8 to 1/16 इंचेस लॉन्गर रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने करना है जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं, यानी जो दो मेंबर्स आपस में कनेक्टेड है, उनकी डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिटरमिन करनी है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टेड पार्ट्स। ठीक है, जो दो कनेक्टेड पार्ट्स हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था, जब दोबारा जाके क्वेश्चन देखोगे आप, तो आप उसमें देखना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी, जो ऑब्वियसली स्टील जो है वो कनेक्टेड पार्ट्स हैं, उसका बेसिकली ग्रेड गिवन था। ये जो A36 स्टील था ये कनेक्टेड पार्ट्स का ग्रेड था। सो क्या ग्रेड था, A36 स्टील। A36 स्टील बेसिकली का मतलब ये है कि हमने डायरेक्ट जाना है, एक टेबल है AISC जो है, बेसिकली हम इसमें अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड कर रहे हैं, ASD। सो ये जो AISC नोट्स हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, उसमें गिवन है अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन, उसके टेबल में जाना है। ये टेबल आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पेपर में। यहाँ पे कोई भी ग्रेड आता है स्टील का, उस ग्रेड को देखते हुए आपने FY और FU की वैल्यू निकाल लेनी है। अब FY और FU क्या है वो मैं बताता हूँ। तो ये बेसिकली FY और FU जो है वो टेंसाइल यील्डिंग और टेंसाइल रप्चर फेलियर निकालने के लिए यूज होगा। उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि A36 स्टील गिवन है या कोई और स्टील गिवन हो तो उसकी वैल्यू टेबल से कैसे निकालनी है। आप चलेंगे सिंपल AISC नोट्स पे। ठीक है, ये टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये टेबल 1-1 है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रेड्स गिवन है। A36 ग्रेड है, A36 ग्रेड है, A42, A50, A42, A50, मतलब ये कार्बन स्टील है, ये हाई स्ट्रेंथ अलॉय स्टील है। सिमिलरली डिफरेंट आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो था A36 स्टील।
अब A36 स्टील में अब आपके पास ऑप्शन है, आप इनमें इन दोनों में से कोई भी Fy की वैल्यू ले सकते हो। Fy क्या है? मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। Fy होती है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। Fu होता है टेंसाइल स्ट्रेस, और ये वैल्यू है KSI में। KSI का मतलब होता है किलो पाउंड पर इंच स्क्वायर। किलो पाउंड, LB पाउंड होता है, पर इंच स्क्वायर। ये वैल्यू गिवन है, किलो पाउंड पर इंच स्क्वायर। अच्छा, अब आप टेबल पे गए, आपने देखा A36 स्टील। अब Fy में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आप ये 32 भी ले सकते हो, 36 भी ले सकते हो। ठीक है, आप लेट्स सपोज आपने चूज की 36 Fy की वैल्यू। सो Fu की वैल्यू आप इसके अगेंस्ट क्या लोगे? 58 टू 80 कोई भी ले सकते हो। आप यहाँ पे 58 ले लो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कोई भी आप यहाँ से डिजाइन कर रहे हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो आपने यहाँ से जो Fy की वैल्यू है वो 36 लेट्स सपोज ले ली, और यहाँ से 58, इस रेंज में कोई भी ले सकते हो। Fu की वैल्यू ले ली। ठीक है, ये टेबल है 1-1। ठीक है, ASTM स्ट्रक्चरल स्टील स्पेसिफिकेशन में टेबल 1-1 है। ठीक है, ये टेबल 1-1, ये आपको टेबल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या A36 की Fy की वैल्यू है 36 KSI, और Fu की वैल्यू मैंने ली 58 KSI, और Fy कितना लिया? 36 KSI। वापिस आते हो लेक्चर पे। ठीक है, ये देखो टेबल, ये टेबल से जो वैल्यू हमने भी ली है। ठीक है, A36 स्टील के लिए Fy की वैल्यू ले ली 36 KSI, और Fu की वैल्यू ले ली 58 KSI उस टेबल से। अगर कोई और आपको ग्रेड गिवन हो क्वेश्चन में, तो आपने उसी टेबल से जाके उसके अगेंस्ट Fy और Fu की वैल्यू ले ले। अच्छा, अब ये क्यों हमने वैल्यू ली? हमने बेसिकली सबसे पहली चीज, हम कनेक्टेड पार्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपने ऐसे क्वेश्चन में? डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है जो कनेक्टेड पार्ट्स हैं आपस में उनकी। सो उसके लिए दो तरह की जो है ना फेलियर होते हैं। एक टेंसाइल यील्डिंग फेलियर होगा, और एक टेंसाइल रप्चर फेलियर। ये RA नहीं RU होगा, RUPTURE। सो टेंसाइल यील्डिंग फेलियर और टेंसाइल रप्चर फेलियर। तो 5PN फॉर टेंसाइल यील्डिंग फेलियर का फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है 5 इंटू Fy मल्टीप्लाई AG। अच्छा, इसमें फाइ जो है वो रिडक्शन फैक्टर है। ये जब हम स्टार्ट में लेक्चर में मैंने दिया था, तो उसमें मैंने बताया था जो फाइ होता है वो रिडक्शन फैक्टर होता है। सो जो फाइ की वैल्यू होती है, अगर यील्डिंग हो, ठीक है, टेंसाइल यील्डिंग के केस में 0.9 लेते हैं। अब ये टेंसाइल यील्डिंग है, सो जब भी टेंसाइल यील्डिंग का केस होगा तो ये फाइ की वैल्यू में 0.9 लूंगा। ये आपने याद रखना है। टेंसाइल यील्डिंग के केस में फाइ की वैल्यू 0.9 लेते हैं, और टेंसाइल रप्चर फेलियर के केस में फाइ की वैल्यू 0.75 लेते हैं। ठीक है, टेंसाइल रप्चर में जो फाइ होता है स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, वो 0.75 होता है, और टेंसाइल यील्डिंग में ये 0.9 होता है। ये एक चीज याद रखनी। अच्छा, अब 5PN जो है वो किसके इक्वल होता है? फॉर टेंसाइल यील्डिंग फेलियर ये फार्मूला पता होना चाहिए, Fy मल्टीप्लाई बाय AG। अब Fy और AG क्या है? ग्रॉस एरिया। इस पे भी बात करते हैं। AG जो है ये A और नीचे इंडेक्स में आएगा, इसके सब्सक्रिप्ट में आएगा जी। AG इज ग्रॉस एरिया। Fy क्या है? Fy वही है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, जो भी आपने टेबल से वैल्यू देखी है। ये Fy ये मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है, जो भी आपने टेबल से वैल्यू निकाली है। फाइ क्या लोगे यील्डिंग के लिए? 0.9। AG रह गया। AG क्या होता है? AG इज ग्रॉस एरिया। ठीक है, AG कहते हैं ग्रॉस एरिया, यानी ओवरऑल एरिया। उसमें जो मेंबर है उसमें होल्स का एरिया भी आता है, होल्स को माइनस नहीं करते। ठीक है, तो AG जो है वो है ग्रॉस एरिया। अच्छा, अब ग्रॉस एरिया किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली विड्थ इनटू थिकनेस। ठीक है, ये जो ग्रॉस एरिया है, अगर मैं ऊपर जाऊं, अच्छा AG की मैं बात कर रहा था। ग्रॉस एरिया क्या है? अब ये प्लेट है ना, लेट्स सपोज इसको यहाँ से हमने कट किया प्लेट को, तो ये विड्थ कितनी है प्लेट की? एरिया क्या होता है बेसिकली? मीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर या फुट स्क्वायर में होता है ना। तो प्लेट की विड्थ कितनी है? 12 इंचेस मल्टीप्लाई प्लेट की थिकनेस। ठीक है, यानी ये जो थिकनेस थी प्लेट की, एक विड्थ ले रहा हूं मैं, ये जो 12 इंचेस गिवन है, और प्लेट की थिकनेस, दोनों प्लेट्स की थिकनेस सेम है। सो प्लेट की थिकनेस कितनी गिवन है जी? प्लेट की थिकनेस 1/2 इंचेस गिवन है। सो 12 इंचेस
मल्टीप्लाई 1/2 इंच, ये होगा जी AG, ग्रॉस एरिया। ठीक है, सो ग्रॉस एरिया क्या था, जो विड्थ थी प्लेट की मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, विड्थ ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ प्लेट, ये होता है ग्रॉस एरिया। सो आपने क्या करना है, आपको जो विड्थ गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई कराना है इस प्लेट की थिकनेस के साथ, जो भी गिवन हो क्वेश्चन में, चेंज भी हो सकती है। ठीक है, सो यूनिट का ख्याल रखना है, अगर इंचीज में चल रहा है और इंचीज में ही चलेगा सारा काम, तो इंचीज में लेके चलना है, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में, लेकिन इंचीज में ही होगा। सो 12 मल्टीप्लाई 1/2 इंचेस, दिस इज विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस, दिस इज AG। कैसे निकला, प्लेट की विड्थ ये गिवन है 12 इंचेस मल्टीप्लाई प्लेट की थिकनेस 1/2 इंचेस। सिम आप उधर चले जाओ वापस, आपका जो क्वेश्चन था उसमें आप फाइंड कर रहे थे टेंसाइल यील्डिंग फेलियर, 5 PN फाइंड कर रहे थे फॉर टेंसाइल यील्डिंग फेलियर। ठीक है, सो फॉर टेंसाइल यील्डिंग फेलियर जो 5 PN है, जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कितनी आ गई, 5 की जगह आपने क्या पुट किया, 0.9। ठीक है, 5 की जगह 0.9 अभी बताया है, FY की जगह 36 टेबल से जो वैल्यू आई, और AG की जगह ग्रॉस एरिया अभी बताया 12 मल्टीप्लाई 1/2। इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर, क्योंकि डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हो, जो आंसर आएगा वो किप में आएगा, ये के लिख लो या किप लिख लो, एक ही बात है, यूनिट का ख्याल रखना है। के या किप का क्या मतलब है, किलो पाउंड। ठीक है, किलो पाउंड, जैसे किलो न्यूटन होता है ना, ऐसा यूनिट में, FPS यूनिट में किलो पाउंड। सो के भी लिख सकते हो, किप भी लिख सकते हो। सो यूनिट लाजमी डालनी है, मार्क्स कट जाएंगे। सो आंसर क्या आ गया, 194.4 किलो पाउंड। सो जो डिजाइन स्ट्रेंथ है फॉर टेंसाइल यील्डिंग फेलियर वो कितनी आ गई, 194.4 किलो पाउंड। सिमिलरली जो डिजाइन स्ट्रेंथ हम कनेक्टेड पार्ट्स की फाइंड कर रहे हैं, उसमें दो फर्दर डिवीजन है, फॉर टेंसाइल यील्डिंग फेलियर डिजाइन स्ट्रेंथ, फॉर टेंसाइल रप्चर फेलियर, एक आ गई है मेरे पास। फॉर टेंसाइल यील्डिंग फेलियर डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 194.4। अब है डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर टेंसाइल रप्चर फेलियर, यार यू है। ठीक है, अब टेंसाइल रप्चर फेलियर जो होता है वो इफेक्टिव नेट एरिया पे होता है। सो टेंसाइल रप्चर फेलियर के लिए फार्मूला क्या है, जिस तरह यहाँ पे 5 × FY मल्टीप्लाई AG था, यहाँ पे होगा 5 FU मल्टीप्लाई बाय AE। यहाँ पे FY था, यहाँ पे FU होगा फॉर टेंसाइल रप्चर फेलियर। यहाँ पे AG था, यहाँ पे AE होगा। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने बताया था टेंसाइल यील्डिंग के लिए जो फाई की वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 0.9। सिमिलरली टेंसाइल रप्चर फेलियर के लिए जो फाई की वैल्यू होती है वो हम लेते हैं 0.75। ये चीज याद रखनी है। इसके बाद FU आ गया। FU क्या था, FU अभी जो टेबल से निकाला था हमने 58 KSI। ठीक है, FU था टेंसाइल स्ट्रेस, वो कितनी थी, वो थी 58 KSI। अच्छा, अब रह गया इस फॉर्मूला में AE। AE होता है इफेक्टिव नेट एरिया। ठीक है, इफेक्टिव एरिया। अच्छा, AE का फिर फार्मूला क्या है, AE का फार्मूला होता है U मल्टीप्लाई बाय AN, U मल्टीप्लाई बाय AN। अब U सबसे पहले बात करता हूँ, U क्या है, U रिडक्शन फैक्टर होता है। ये जो U है इसको कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। अगर जो सेक्शन के एलिमेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हों, जैसे कि मेरा केस है, इसमें जो सेक्शन है वो आपस में उसके एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, तो U की वैल्यू होती है 1। ठीक है, U की वैसे जो रेंज है ना, U की रेंज वो होती है 0.5 से लेके 1 तक। ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर टेंशन मेंबर्स होते हैं उनके लिए U की वैल्यू 1 होती है। सो U जो है वो रिडक्शन फैक्टर है। वो रिडक्शन फैक्टर व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन आर कनेक्टेड, द रिडक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 1, जो कि ये हमारा केस है। हमारे केस में U किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। AE किससे आ रहा है, AE इस फार्मूले से आ रहा है। इसमें क्या है, U है, और U की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर, बिकॉज ऑल पार्ट्स आर कनेक्टेड। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी चीज है AN। AN होता है नेट एरिया। अभी हमने बात की थी ऊपर AG की, AG थी ग्रॉस एरिया, AN है नेट एरिया। नेट एरिया और ग्रॉस एरिया में क्या फर्क है, जो नेट एरिया होता है ना, नेट एरिया होता है बेसिकली ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स। ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ होल्स को माइनस कर दो तो नेट एरिया आ जाता है। ग्रॉस एरिया क्या था, उसमें होल्स को हम देखो, वो जो प्लेट की थिकनेस थी ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है रिलेशन, नेट एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स। ओवरऑल एरिया में से होल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट एरिया आ जाएगा। ऊपर जाके दोबारा बता देता हूँ। अब ये था आपके पास बेसिकली
नेट एरिया मैंने कैसे निकाला था, 12 को मल्टीप्लाई कराया था प्लेट की थिकनेस के साथ। ये जो 12 था उसमें देखो ये होल्स भी शामिल थे, 12 में ये होल्स भी इंक्लूडेड थे, लेकिन नेट एरिया में होल्स को हम माइनस करते हैं, मतलब जो एरिया लेते हैं ये होल्स हम इंक्लूड नहीं करते। सो नेट एरिया कैसे आएगा, मैंने बताया कि जो नेट एरिया है वो इक्वल टू है ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल्स। ग्रॉस एरिया क्या था, ग्रॉस एरिया आपके पास था 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जो भी पीछे निकाला है, इसमें से मैंने माइनस करना है, ये इंचीज है, एरिया ऑफ होल माइनस करना है। अब एरिया ऑफ होल क्या है जी, अब क्योंकि ये मैं विड्थ ले रहा हूं ना, विड्थ ये है, तो विड्थ में से मैंने एक तो ये और एक ये माइनस करना है, ठीक है, एरिया ऑफ होल माइनस करना है। अब देखो मेरे पास बोल्ट का डायमीटर गिवन था 7/8, ठीक है, ये होल है, ये बोल्ट नहीं है, यानी कि मेरे पास जो बोल्ट है इसको ऐसे समझो, ये लेट्स सपोज मेरे पास बोल्ट का डाया है जो कि गिवन है 7/8 इंच। जो फिगर है ना, फिगर में मुझे होल का डाया गिवन, होल का डाया माइनस करना है। ये जो ग्रीन लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है होल को, और जो रेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है बोल्ट को। सो मेरे मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है ना, मुझे ये गिवन है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस गिवन है, यहां तक का डाया गिवन है, वो कितना है 7/8, ठीक है, ये कितना है 7/8। मुझे कौन सा डाया चाहिए, मुझे चाहिए यहां से लेके यहां तक, जो मैंने माइनस करना है यहां से लेके यहां तक का डाया चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि जो स्टैंडर्ड होता है, क्या कहते हैं, होल साइज होता है, वो बोल्ट के डाया से 1/8 इंचेस ज्यादा होता है। तो मतलब ये कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा 7/8 में प्लस कर दूंगा 1/8, ये स्टैंडर्ड है, ये आपने ऐसे ही करना है, जो भी आपको बोल्ट का डाया होगा उसमें आपने ऐड करवा देना है 1/8 इंचेस, ठीक है। सो बोल्ट का डाया मुझे गिवन था, उसमें प्लस 1/8 करूंगा तो मेरे पास ये जो मैंने ये शो कर किया है ये वाला डाया आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 7/8 इंचेस प्लस 1/8 इंचेस, ये इंच का साइन, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने ये क्योंकि नेट एरिया में से मैंने एरिया ऑफ होल माइनस करना है, तो एरिया ऑफ होल क्या है, एरिया ऑफ होल जो है वो बेसिकली क्या है, ये 7/8, एक एक जो आपका होल है ये कितने का हो गया 7/8 प्लस 1/8, यानी यहां से लेके, अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, लेट्स सपोज ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ समझाने के लिए, ये थोड़ा बड़ा कर रहा है, मतलब मैंने ये 12 था यहाँ से यहाँ तक, उसमें से ये वाला और ये वाला डाया माइनस करना है, ये डाया कितना है 7/8 प्लस 1/8, और ये भी कितना है 7/8 प्लस 1/8, यानी कि इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दो होल्स का डाया आ जाएगा, ठीक है। सो मेरा फाइनल फॉर्म क्या बन गई, ग्रॉस एरिया किसके इक्वल था 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंचेस, इसमें से मैं माइनस करूंगा एरिया ऑफ होल, कितने होल थे, दो होल है, और उनका बेसिकली जो क्या कहते हैं डाया है वो कितना है, इसको ऐसे कर लो ना, ये जो 12 है, आपने बेसिकली एरिया कैसे निकालते थे, आप इस 12 को मल्टीप्लाई कराते थे 1/2 इंच के साथ, अब 12 को मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा 1/2 के साथ, इस 12 में से ये माइनस करूंगा, ये दो चीजें वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। सो जो फार्मूला बन गया मेरे पास वो क्या बन गया, 12 में से, इसको भी भूल जाओ, 12 जो आपकी विड्थ थी उसमें से माइनस करवाया 2 टाइम्स, यानी 2 होल्स थे ना, उसका जो डाया यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है 7/8 प्लस 1/8,
साथ साइन डाल देना है चीज की। ये आपके पास अब विड्थ आ गई है। 12 में से माइनस करवा दी ये चीज, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कितनी थी 1/2। ये आ जाएगा आपके पास नेट एरिया। सिंपल, इसको छोड़ दो, उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह कर लो। ये जो चीज समझाई है आई थिंक ये समझ आ गई होगी। ये कैसे 7/8 + 1/8 आया। 1/8 इंच लॉन्गर रखा जाता है डाया होल का बोल्ट के डाया से। ठीक है, जो बोल्ट का डाया गिवन होगा उसमें प्लस करवा देना 1/8 इंच, वो होल का डाया आ जाएगा। अब मैंने नेट एरिया फाइंड करना था। नेट एरिया क्या होगा, विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। विड्थ कौन सी लूंगा, विड्थ वो लूंगा जो होल का माइनस करके आएगी। सो 12 इंच विड्थ गिवन थी, उसमें से होल का जो है वो माइनस करना है। तो होल का ये डाया ही होगा ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। सो जो होल का डाया कितना था 7/8 + 1/8। सो 12 में से माइनस किया 2, क्योंकि 2 होल्स थे ना, ये 2 थे ना, इस तरफ ले रहा हूँ ना। सो 2 टाइम्स 7/8 + 1/8, उसमें से माइनस किया, मल्टीप्लाई थिकनेस करा दी 1/2 इंच। यही चीज हुई होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें गलती नहीं करनी। ये जो चीज आपके सामने हुई है, ये वही चीज है जो मैंने बताई है। 12 में से माइनस किया 2 टाइम्स, 2 होल्स थे, मल्टीप्लाई बाय होल का जो डिस्टेंस है ये डाया था 7/8 + 1/8, वो मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। यहाँ पे हमने ओवरऑल लिया था, विड्थ ओवरऑल ली थी, होल भी था उसमें इंक्लूडेड, मल्टीप्लाई थिकनेस की थी। यहाँ पे जो 12 है आपकी विड्थ, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, जो आपका होल है उसका डिस्टेंस यानी उसका डाया, और मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। ठीक है, अब ये विड्थ आएगी ये वाली, जिसमें से माइनस किया है होल का डिस्टेंस, होल का डाया। दोबारा एक दफा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर मिक्स ना हो जाए। पिछले केस में लेट्स सपोज ये 2 होल है। पिछले केस में हमने क्या किया था, ये यहाँ से यहाँ तक 12 इंचेस गिवन था ग्रॉस एरिया फाइंड करने के लिए, और जो प्लेट थी उसकी थिकनेस 1/2 थी। सो सिंपल 12 मल्टीप्लाई 1/2 कर दिया था, उसमें होल भी आया था। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें 12 नहीं लेना, हमने ये माइनस करना है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। और ये किसके इक्वल है डिस्टेंस, ये इक्वल है बोल्ट का डाया प्लस 1/8, यानी 7/8 + 1/8 इसका, 7/8 + 1/8 इसका। तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7/8 + 1/8। 12 में से ये माइनस करोगे तो बाकी आपके पास विड्थ आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करा दोगे इसकी थिकनेस के साथ, तो ए आ जाएगा, नेट एरिया आ जाएगा। सो नेट एरिया को जब यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगा। ए ही क्या आता है, इफेक्टिव एरिया। ठीक है, तो टेंसाइल रप्चर फेलियर में हम क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव नेट एरिया। तो ये फार्मूला यूज हुआ। फाई बता चुका हूँ कि रप्चर फेलियर के केस में फाई होता है 0.75। एफ यू वो टेबल से निकाला था, वो कितना था 58 KSI, और ए ई ये इस फार्मूले से निकाला, कितना आ गया 5 इंच स्क्वायर। सो ये मल्टीप्लाई किया, सो 217.5 किप यानी किलो पाउंड मेरे पास जो उसकी है डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई। सो 5 PN फॉर टेंसाइल यील्डिंग फेलियर, 5 PN फॉर टेंसाइल रप्चर फेलियर मैंने निकाल दिया। अच्छा, ये भी हमने काम किया फॉर कनेक्टेड पार्ट्स। डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी ना, सबसे पहले जो 2 प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड की है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, जो बोल्ट्स यूज हुए हैं उन प्लेट्स को बोल्ट के थ्रू कनेक्ट किया है ना। ये जो 2 प्लेट्स थी ये कनेक्टेड है थ्रू बोल्ट्स। अब उन बोल्ट्स की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। पहले हमने इन कनेक्टेड पार्ट्स की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड की है, अब हम इन बोल्ट्स की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये जो कनेक्टेड पार्ट्स थे ना इनकी डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड की है। अब हम इन बोल्ट्स की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। अच्छा, बोल्ट की जो डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है उसमें याद रखना, बोल्ट्स का मैंने जब पढ़ाया था ना उसमें हमने बताया था कि सिंगल शेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, बेरिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। दोबारा लेक्चर एक दफा देख लेना। मैंने बताया था जब 2 प्लेट्स आपस में कनेक्ट होंगी तो बोल्ट सिंगल शेयर में होगा, यानी एक साइड से उसको जो है ना क्रैक होने का चांस है। अगर 2 से ज्यादा प्लेट्स हों कनेक्टेड, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, तो उस वक्त डबल शेयर का केस आ जाता है। ठीक है, तो ये इस वक्त कौन सा केस है, सिंगल शेयर का केस है। ठीक है, ये सिंगल शेयर है, 2 प्लेट्स कनेक्टेड है, यहाँ से बोल्ट जो है ना उसने करना है, रिफॉर्म होना है, तो ये सिंगल शेयर का केस है। सो अब
सेकंड मेरा जो पार्ट था वो था टू डिटरमिन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। पहले मैंने कनेक्टेड पार्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड की। अब सेकंड इसी क्वेश्चन में, क्योंकि उसने मुझसे पूछा था डिजाइन स्ट्रेंथ बताओ, तो कनेक्टेड पार्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ और अब हम डिजाइन स्ट्रेंथ बोल्ट की फाइंड करने लगे हैं। सबसे पहले आपने देखना है बोल्ट सिंगल शेयर में डबल शेयर में। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जब दो प्लेट्स आपस में कनेक्ट होंगी तो बोल्ट हमेशा सिंगल शेयर में होगा, जब दो से ज्यादा होंगी तो बोल्ट डबल शेयर में होगा। सिंगल में भी हो सकता है, डबल मिक्सचर भी हो सकता है। और बेरिंग किस पे होगी? जो प्लेट का डाया होगा बेरिंग उस पे होगी। बेरिंग फेलियर भी मैं बता चुका हूँ, बेरिंग फेलियर क्या होता है। सो ये जो प्लेट है बेसिकली 1/2 इंचेस की, ठीक है। सो बेरिंग ऑब्वियसली इस प्लेट पे ही होगी। बेरिंग वो जरा सा आपका जो है ना बोल्ट जो है वो स्लाइड करता है होल से, ठीक है। सो बेरिंग किस प्लेट पे होगी? ये 1/2 इंच प्लेट पे, ठीक है। तो ये दो चीजें कि जो बोल्ट्स हैं वो सिंगल शेयर में और बेरिंग जो है 1/2 इंच प्लेट में। ये समझ नहीं आ रहा तो पहले दोबारा पिछला लेक्चर देखना है, फिर इस पे आना है। अच्छा, अब जब भी सेकंड जो मेरा पार्ट था वो था टू डिटरमिन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स। अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ है, बेरिंग स्ट्रेंथ है, और आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करने हैं। पहले हमने कनेक्टेड पार्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड किया, उसमें दो थी, टेंसाइल रप्चर फेलियर, डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर टेंसाइल रप्चर फेलियर एंड डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर टेंसाइल यील्डिंग। अब हम डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं बोल्ट्स की। सो बोल्ट्स में भी डिफरेंट है, एक शेयरिंग स्ट्रेंथ है, बेरिंग स्ट्रेंथ है, और आगे भी हम देखते जाते हैं साथ साथ। सबसे पहले शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट की कैसे फाइंड करनी है, ये फार्मूला याद रखना है। टू डिटरमिन द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये फार्मूला यूज होता है। ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, वो किसके इक्वल होता है? फाई मल्टीप्लाई एफ एन वी मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स इन द कनेक्शन। ठीक है, अब एक एक को हम देखते हैं। अब शेयरिंग स्ट्रेंथ का ये फार्मूला जो है, इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है? सबसे पहले है फाई, ठीक है। जो फाई की वैल्यू है वो वही है, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर जो लेते हो आप 0.75 लेते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एफ एन वी पे। एफ एन वी कहते हैं नॉमिनल शीयर स्ट्रेंथ इन बेरिंग टाइप कनेक्शन। देखो क्वेश्चन में गिवन था कि जो कनेक्शन की टाइप है वो बेरिंग टाइप है। क्वेश्चन जब दोबारा देखोगे ना, मैंने स्टार्ट में बताया है कि जो कनेक्शन टाइप गिवन है वो बेरिंग टाइप गिवन है। सो ये जो एफ एन वी होता है, एफ एन वी इज नॉमिनल शीयर स्ट्रेंथ इन बेरिंग टाइप कनेक्शन। ये नॉमिनल शीयर स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये नॉमिनल शीयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कहाँ से आती है? ये नॉमिनल शीयर स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है टेबल से। आपने डायरेक्ट चले जाना है टेबल J32, ठीक है। टेबल जो है वो AISC में टेबल J32, AISC स्पेसिफिकेशन में ये प्रोवाइड करूंगा मैं आपको टेबल, ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इसमें आपने चले जाना है इसके पेज 44 पे। ये मैंने लग कर दिया टेबल जो आप देखोगे, ठीक है। आपने जो है ना सिंपल इस टेबल पे चले जाना है, ये पेज नंबर 44 पे है। एक मिनट, ठीक है। एफ एन वी में फाइंड करने लगा हूं। टू फाइंड शेयरिंग स्ट्रेंथ एक पैरामीटर था एफ एन वी। एफ एन वी क्या था? नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ इन बेरिंग टाइप कनेक्शन। ठीक है, ये पेज 44, ये आ गया जी टेबल J32। ठीक है, ये टेबल है J32। ठीक है, एफ एन वी की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। एफ एन वी क्या होता है? नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पे दो स्ट्रेंथ हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये शेयर स्ट्रेंथ। मेरा काम टेंसाइल स्ट्रेंथ से नहीं है, मुझे चाहिए शेयर स्ट्रेंथ। और किस कनेक्शन की चाहिए? बेरिंग टाइप कनेक्शन की चाहिए, ठीक है। अब मैंने बताया एफ एन वी क्या होता है? नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ। ये नॉमिनल है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ इन बेरिंग टाइप कनेक्शन, यानी मैं ये वाला टेबल देखूंगा, ये कॉलम देखूंगा। अब मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था जो बोल्ट्स हैं वो कौन से हैं? A325 है, और गिवन था ना A325, और बोल्ट्स क्या थे कि जो थ्रेड्स है दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर प्लेन। ये A307 बोल्ट्स हैं, ये नहीं चाहिए। A325 व्हेन थ्रेड्स आर नॉट एक्सक्लूडेड, नहीं मेरा एक्सक्लूडेड है। सो A325 क्वेश्चन में गिवन है, देखना व्हेन थ्रेड आर एक्सक्लूडेड, यानी ये मेरी रो ये है।
मुझे इसके अगेंस्ट ये वैल्यू चाहिए। सो एफ एन वी मेरा जो मुझे फास्टनर जो बोल्ट की डिस्क्रिप्शन गिवन थी उसके अगेंस्ट जो मेरी नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो कितनी है 60 के एस। चेंज भी हो सकती है, आपको हो सकता है क्वेश्चन में क्या दिया जाए A307 बोल्ट है तो उसके अगेंस्ट क्या होगी 24 के एस आई। आपको कहा जा सकता है A490 बोल्ट है और आगे बता दिया जाएगा थ्रेड आर एक्सक्लूडेड आर नॉट एक्सक्लूडेड, तो उसके अगेंस्ट आपने देख लेनी। यानी कि आपको टेबल यूज करना आना चाहिए, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अभी आपके क्वेश्चन में गिवन था कि A325 बोल्ट है एंड थ्रेड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर प्लेन। ठीक है, जो थ्रेड्स हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर प्लेन, दे आर नॉट इंक्लूडेड। सो व्हेन थ्रेड्स आर एक्सक्लूडेड अगेंस्ट A325 जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है वो कितनी है 60 के एस आई। सो एफ एन वी की वैल्यू इस टेबल से हमने निकाली, टेबल है J32 जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें 44 पेज पे। ठीक है, तो हम आए वापस। ठीक है, इसमें मेरा सेकंड पैरामीटर था एफ एन वी। पहला तो फाई था, रिडक्शन फैक्टर वो है 0.75 लेना है। सेकंड एफ एन वी, अभी टेबल से एफ एन वी की वैल्यू कितनी आई 60 के एस आई, 60 के एस। शीयरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करने में सेकंड थर्ड चीज है ए बी। ए बी क्या है जी, ए बी इज एरिया ऑफ बोल्ट। अब क्योंकि डिजाइन स्ट्रेंथ बोल्ट की फाइंड कर रहा हूं, अब मेरा कनेक्टेड पार्ट्स उन मेंबर से ताल्लुक नहीं है जो स्टील है, अब मेरा बोल्ट से ताल्लुक है क्योंकि पहले वो कनेक्टेड पार्ट के लिए काम कर चुका हूं, अब बोल्ट्स के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल। सो ए बी इज एरिया ऑफ बोल्ट। अब एरिया किस तरह निकलता है बोल्ट का, ए किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। अगर आर की जगह डी पुट करूं, आर इज इक्वल टू डी बाई 2, तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि पाई बाय 4 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर। सो पाई बाय 4 मल्टीप्लाई डायामीटर ऑफ बोल्ट क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, दोबारा जाओगे क्वेश्चन में ऊपर देखना, मैंने बताया भी है स्टार्ट में आपने साथ साथ डेटा लिखते जाना है। सो डायामीटर ऑफ बोल्ट गिवन था 7/8 इंचेस। तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पाई बाय 4 डी स्क्वायर है फार्मूला। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर 7/8 होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा 7/8 होल स्क्वायर, यानी कि ये 7/8 ओवरऑल स्क्वायर है ऐसे। ठीक है, तो ए बी की जगह मेरे पास आ गया एरिया ऑफ बोल्ट, ये आ गया। मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स इन कनेक्शन। टोटल बोल्ट्स 4 गिवन है, अभी फिगर दिखाई भी थी। 4 बोल्ट्स गिवन थे, 4 होल हैं तो ऑब्वियसली 4 बोल्ट ही होंगे ना। सो 4 बोल्ट्स और एरिया ऑफ बोल्ट, ये डाया अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो 4 बोल्ट्स गिवन है, टॉप व्यू बता रहा है। ठीक है, वो साइड व्यू से नहीं पता लगता है। एक 4 होल हैं तो 4 ही बोल्ट होंगे ना, 2 3 4 बोल्ट्स हैं। और ये डाया बोल्ट का गिवन है 7/8। ठीक है, ये डाया गिवन। तो ये आपने जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगी ये डिजाइन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, देखने से नहीं होंगे। एक आपने प्रैक्टिस करनी है और ये एज इट इज नहीं आएंगे, वैल्यूज चेंज होंगी डिफरेंट, मतलब मैं घुमा के दूंगा, ग्रेड चेंज करूंगा, टेबल्स की वैल्यू चेंज होंगी, न्यूमेरिकल इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, तो शीयरिंग स्ट्रेंथ का जो फार्मूला था उसमें हमने तमाम पैरामीटर्स पुट किए, तो मेरे पास जो पाई आर एन है, फाई आर एन है, यानी कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ आई फॉर जो शीयरिंग स्ट्रेंथ है, शीयरिंग डिजाइन स्ट्रेंथ वो कितनी आई 108 किप, 108 किलो पाउंड। सेकंड हम बोल्ट की स्ट्रेंथ जो फाइंड करते हैं वो करते हैं बेरिंग स्ट्रेंथ। अब बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करने के 2 फार्मूले हैं भाई, तो या जिस तरह इसने लिखा है इस तरह लिख लो या अलग अलग कर लो। अलग अलग करके जो मिनिमम वैल्यू होगी वो डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ होगी। मतलब एक फार्मूला ये फाई आर एन का फॉर बेरिंग डिजाइन स्ट्रेंथ जो है वो फाई आर एन का एक फार्मूला ये है, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला, और दूसरा ये है। आप अलग अलग कर लो सॉल्व, इस तरह बेशक ना लिखो। वो कहता है ये जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस। अगर ये इससे लेस देन इक्वल नहीं आएगा तो आपने ये वाला आंसर लिखना है। मतलब ये कि ये जो 2 फार्मूले हैं, एक ये वाला फाई आर एन इज इक्वल टू दिस और दूसरा फाई आर एन इज इक्वल टू दिस, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी आपने बेरिंग स्ट्रेंथ की वो वैल्यू लेनी है। आपने पहले इससे सॉल्व करना है, फार्मूले से जो आंसर आएगा, इस फार्मूले से सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा, दोनों में से जो मिनिमम आंसर आएगा वो आपने लेना है। सो फाई आर एन, सबसे पहला फार्मूला देख लेते हैं वो किसके इक्वल है। फाई आर एन इज इक्वल टू फाई 1.2 मल्टीप्लाई एल सी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई एफ यू मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स इन कनेक्शन।
ये फाइव के साथ जो है ना, ये ऐसे मैं अपडेट कर देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय एल सी, ये स्मॉल एल है, एल सी। अभी बताता हूँ एल सी क्या है। अच्छा, ये फाइव जो है ये रेजिस्टेंस फैक्टर है, ये याद रखना, मैं रिडक्शन बोल रहा था, ये रेजिस्टेंस फैक्टर है फाइव। अच्छा, मल्टीप्लाई एल सी मल्टीप्लाई टी थिकनेस मल्टीप्लाई बाय एफ यू, अभी जो निकाला था टेबल से, और मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स इन कनेक्शन। ठीक है, ये फार्मूला। नीचे आते हैं, यही यही फार्मूला मैं खुद से लिख के बताता हूँ सॉल्व कर, मतलब ये मैं ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर से आपको यही दो फार्मूले यूज करूंगा, यही आंसर आएंगे जो इधर आए होंगे। इधर आ गए जी। सो बेरिंग स्ट्रेंथ फाइंड कर रहा हूँ। पहला फार्मूला मैंने बताया आपको, पहला फार्मूला था फाई आर एन इज इक्वल टू फाई, दो थे ना, पहला फार्मूला लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एल सी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एफ यू मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स। ये पहला फार्मूला था बेरिंग स्ट्रेंथ। पहला फार्मूला ये था, जो दूसरा था, दोनों में से स्मॉलर वैल्यू लेनी है। सो फाइव किसके इक्वल होगा जी? फाइव मेरा इक्वल होगा 0.75 के, ये वैल्यू तो आ गई। 1.2 साथ मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई एल सी को भी एक मिनट बताता हूँ। टी क्या है जी हमारे पास? टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की थिकनेस है टी। सो प्लेट की जो थिकनेस गिवन है हमें, कितनी गिवन है? प्लेट की थिकनेस 1/2 इंचेस गिवन है। इस फार्मूले में टी क्या है? प्लेट की थिकनेस है। सो एल सी यहाँ पे अभी लिख लेते हैं एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंचेस, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई एफ यू। एफ यू अभी वो टेबल से निकाला था A36 के अगेंस्ट। एफ यू जो था, तो एफ यू जो था मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस थी। सो एफ यू जो है टेबल 1 से हमने निकाला था, वो आई थी 58 के एस आई, स्टार्ट में बताया। इस फार्मूले में अब रह गया एक चीज, एल सी, मतलब वो एल सी की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो पाई आर एन की वैल्यू आ जाएगी। एल सी ये मिटा रहा हूँ, एल सी बताने लगा हूँ क्या है। इसी फार्मूले में एल सी क्या है, तो ये आंसर आ जाएगा, आपने इसको सॉल्व करना है। फिर एल सी जो होता है, LC is the clear distance between edges of hole in the direction of force। अच्छा, LC दो होते हैं, एक होता है clear distance between edges of hole in the direction of force, और एक होता है clear distance between edges of hole to the edges of material in the direction of force। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी कहते हैं स्मॉलर वैल्यू होती है, हम वो लेते हैं। तो सबसे पहले LC क्या? अच्छा, LC दो दो चीजें हैं, ठीक है। LC इनमें से भी स्मॉलर वैल्यू लूंगा मैं। एक LC है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन edges of holes in direction of force। एक LCA, पहले इसको डिस्कस करता हूँ। और सेकंड है कि क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एजेस ऑफ होल्स टू द एज ऑफ मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, पहले ये डिस्कस करता हूँ और फिर सेकंड को करूंगा। इन दोनों में से जो स्मॉलर आंसर देगा, हमने एलसी की वैल्यू वो यूज करनी है फॉर्मूला। अब क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ होल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये होल्स ये हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये है एलसी। ठीक है, क्लियर डिस्टेंस होता है एक, हमें गिवन कौन सा डिस्टेंस है? सेंटर टू सेंटर गिवन है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यही चीज मैं बताने लगा हूँ मैथमेटिकली। हमें जो डिस्टेंस गिवन है बिटवीन होल्स, हमें ये डिस्टेंस गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना गिवन है? 3 इंचेस।
हमें ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके ये एलसी है जी, क्लियर डिस्टेंस। पहला एलसी क्या था? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एजेस ऑफ होल, दोनों होल की एजेस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स वाली डायरेक्शन में, ये वाला होल नहीं लेंगे आप क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये वाले दो होल लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस 6 है, ये नहीं लेंगे 3 वाला, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? मैंने अभी बताया था कि मेरे पास जो होल था, बोल्ट का डाया था 7/8, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास डाया कितना था? ये बेसिकली मेरे पास क्या था? होल। तो होल का डाया कितना था? 7/8 प्लस 1/8, ठीक है। और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 7/8 प्लस 1/8। आगे इन चीज का साइन डाल लें। मुझे डिस्टेंस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 3 है, यानी कि बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस 7/8 प्लस 1/8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये है 7/8 प्लस 1/8, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? मतलब अगर मैं 3 में से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर दूं, मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। समझ आती है बात? यानी इस 3 में से मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस कर दूं, मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। सो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? ये टोटल है 7/8 प्लस 1/8 यहाँ से यहाँ तक। तो 7/8 प्लस 1/8 ये कितना होगा? 7/8 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 2, और ये भी कितना होगा? 7/8 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और टोटल इतना ही बन जाएगा 7/8 प्लस 1/8। सिंपल मैंने क्या किया, 3 में से माइनस किया ये डिस्टेंस, ये कितना था? 7/8 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस किया ये डिस्टेंस, वो भी कितना था? इतना ही, 7/8 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें से माइनस करोगे, जो डिस्टेंस आएगा वो क्लियर डिस्टेंस है। तो क्या क्या बनेगा? मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस माइनस करना है। तो मेरे पास बनेगा 3 माइनस 7/8 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस किया, ये ब्रैकेट नहीं आएगी, ब्रैकेट आएगी तो वो फिर उसको पॉजिटिव कर देगा। बल्कि दोबारा जो माइनस करना है तो सिंपल आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि 2 दफा है ना ये, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, क्योंकि ये प्लस ये 2 दफा है तो मल्टीप्लाई 2, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। सो 3 में से आपने माइनस करना है, नहीं नहीं सॉरी, ठीक है, सही है, सही कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 7/8 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 2, ये भी इतना ही होगा, तो वो मल्टीप्लाई 2 ही बनेगा। आप करके देख लेना उस तरीके से, जो मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 3 में से आप ये माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। इसको करके चेक कर लेना। अच्छा, एक एलसी ये था, इससे जो आंसर आएगा, दूसरा जो क्लियर डिस्टेंस था वो क्या था? एक तो ये था कि क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एजेस ऑफ होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो दूसरा है फार्मूला, उसमें से जो आंसर आएगा, इन दोनों में से स्मॉलर आंसर हमने यूज करना है उस फार्मूले में। सेकंड क्या था? क्लियर डिस्टेंस, जो सेकंड था एलसी, स्मॉलर ऑफ बोथ वैल्यूज लेनी है आपने। सेकंड था क्लियर डिस्टेंस बिटवीन edges of holes to the edge of material।
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये याद रखना, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना है आपने, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि एक डायरेक्शन ये भी है परपेंडिकुलर टू द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना है। अच्छा, अब इसको मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, या यहां से लेके यहां तक एक ही बात है, दोनों 3 मतलब ये, अगर मैं इसको ले लूं, मुझे जो डिस्टेंस चाहिए, ये प्लेट की लाइन है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक, ये एलसी है। ठीक है, या वो या ये, इनमें से स्मॉलर वैल्यू। अच्छा, मुझे जो डिस्टेंस गिवन है, मुझे यहां से यहां तक गिवन है, कितना, 3 इंचेस, मुझे ये चाहिए। अब मुझे पता है होल का, जो यहां से यहां तक का होल का डाया है वो कितना है, वो है 7/8 + 1/8। ठीक है, सो 3 में से ये वाला अगर मैं माइनस कर दूं पोर्शन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो मुझे चाहिए, एलसी। सो ये यहां से यहां तक अगर 7/8 + 1/8 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 7/8 + 1/8 / 2। तो सिंपल क्या किया मैंने, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, सिंपल ये यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 में से माइनस कर दो 7/8 + 1/8 / 2, तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस। प्रैक्टिस करना, इसको करके चेक कर लें। ठीक है, तो ये क्लियर डिस्टेंस है। अब इन दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू देगा, वो वाली वैल्यू आपने यूज करनी है उस फॉर्मूले में। देख लेते हैं जी किसने स्मॉलर वैल्यू दी है। ठीक है, एक से एलसी आया 2 और एक से एलसी आया 2.5। ठीक है, ये आया 2 इंचेस, यानी ये जो केस था, ये वाला डिस्टेंस, और ये आया 2.5 इंचेस, यानी ये वाला डिस्टेंस। इनमें से लिया कौन सा, जो स्मॉलर वैल्यू है, ये 2 इंचेस। तो मैंने एलसी की वैल्यू क्या ली, 2 इंचेस। अब ये वाली एलसी की वैल्यू उस पहले फार्मूले में यूज की। ठीक है, फार्मूला जो था स्टार्ट में मैंने लिखा भी था, ये जो फार्मूला था, ये वाला, इसमें एलसी जो यूज हुआ वो कौन सा यूज हुआ, 2। ठीक है, ये वाला 2 एलसी की जगह, बाकी मैं बता चुका था। अच्छा, इसी तरह दूसरा फार्मूला भी है इसका, इसके दूसरे फार्मूले में भी वैल्यू पुट करनी है आपने। दूसरा फार्मूला क्या था, दूसरा फार्मूला ये वाला, 2.4 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई एफ यू मल्टीप्लाई टोटल बोर्ड, यानी ये ऐसे है, 2.4 मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई एफ यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स। 2.4 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, अब इसमें जो है डी क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट है इस फार्मूले में। इस फार्मूले में डी क्या है, वहीं जो इस फार्मूले में भी थी, थिकनेस ऑफ प्लेट 1/2 इंचेस। डी क्या है, डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट। डाया ऑफ बोल्ट देखो ऊपर गिवन है 7/8। ठीक है, बोल्ट का डाया गिवन है 7/8, ऊपर जाओगे देखोगे बोल्ट का डाया गिवन है। टी थिकनेस ऑफ प्लेट भी गिवन है 1/2। एफ यू वो जो टेबल से निकाला था, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस 58 KSI, और नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं, 4। इस फार्मूले से भी एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, डाया बोल्ट और थिकनेस अभी जो मैंने बात बताई एक दफा दिखा भी दूं, बार बार मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ही दफा एक न्यूमेरिकल में जा रहा हूँ, बाकी बातें जो है मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये डायमीटर ऑफ बोल्ट और ये थिकनेस ऑफ प्लेट जो उस फार्मूला में यूज होनी है। अच्छा, वो 2 फार्मूले यूज किए, उन 2 फार्मूलों में से कौन सा यूज करना है, उन 2 फार्मूला में से
वो फार्मूला यूज करना है जो मिनिमम वैल्यू देगा। दो फार्मूले थे ना, तो एक से आंसर आया 208। इस तरह कर लो जिस तरह इसने किया, या फिर अलग अलग दोनों फार्मूले यूज करके कर लो जिस तरह मैंने बताया। उनमें से जो मिनिमम आंसर देगा वो ले लेना है। सो इससे आंसर आएगा पहले फार्मूले से 208, दूसरे से 182, तो स्मॉलर क्या है 182। सो जो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है वो कितनी, जो बेरिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी 182.7। कितनी 182.7। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना था, हमने डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी। डिजाइन स्ट्रेंथ कौन सी लेंगे हम, हमने क्या किया, हमने चार डिफरेंट चीजें फाइंड की। सबसे पहले कनेक्टेड पार्ट्स के दो दो स्ट्रेंथ फाइंड की, एक डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर टेंसाइल यील्डिंग फेलियर और एक डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर टेंसाइल रप्चर फेलियर। फिर उसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ जो बोल्ट की थी उसमें थी एक डिजाइन स्ट्रेंथ जो शेयरिंग स्ट्रेंथ थी डिजाइन, और एक डिजाइन बेरिंग स्ट्रेंथ। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है कनेक्शन की, तो इन चारों में से मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, इन चारों में से मैं वो वैल्यू लूंगा जो मिनिमम है। ठीक है, एक से आंसर आ रहा है 182.5, एक से आंसर आया 208 किलो पाउंड, एक से आंसर आया 108, एक से आंसर आया 217, एक से आंसर आया 194। इन सब में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ये वाली 108। सो जो मेरा ओवरऑल आंसर आएगा, जो डिजाइन स्ट्रेंथ बेरिंग टाइप कनेक्शन की होगी वो स्मॉलर ऑफ दीज पैरामीटर्स, वो कितनी आएगी 108। इन चार पांच स्ट्रेंथ में से जो स्मॉलर आंसर देगा वो मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ आएगी, और उसको कहते हैं डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ। वो कितनी है 108। ठीक है 108, जो भी स्मॉलर वैल्यू देगा। सो ये है मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ बेरिंग टाइप कनेक्शन की। सिंपल था, दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक में आपने कनेक्टेड पार्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड की, दूसरे में डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट फाइंड की। अब कनेक्टेड पार्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ में दो डिजाइन स्ट्रेंथ थी, एक टेंसाइल यील्डिंग फेलियर के लिए, एक टेंसाइल रप्चर फेलियर के लिए। और जो आपकी बोल्ट्स थी उसमें भी दो थी, एक शेयरिंग स्ट्रेंथ थी और एक बेरिंग स्ट्रेंथ थी। ये स्टेप फॉलो करने हैं, सॉल्व करना है, उसके बाद आपने डिजाइन स्ट्रेंथ कनेक्टेड कनेक्शन की कौन सी लेनी है जो इन सब में मिनिमम वैल्यू देगी। सो मिनिमम वैल्यू कौन सी दे रही थी, ये शेयरिंग स्ट्रेंथ 108। सो मेरी जो डिजाइन स्ट्रेंथ है इस कनेक्शन के लिए बेरिंग टाइप वो कितनी है 108। ये मेरा आंसर है। अब आते हैं जी सेकंड अपने प्रॉब्लम की तरफ। सेम इसी तरह है, उसमें सिंगल शेयर था, इसमें सिंगल और डबल शेयर का मिक्सचर है। उसमें दो प्लेट्स थी अगर देखो तो, ठीक है ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, अब इसमें जो प्लेट्स नंबर ऑफ प्लेट्स हैं वो दो से ज्यादा है। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें कनेक्शन जो है वो गिवन है पी यू। ये पी यू क्या है, ये लोड है। ठीक है, ये पी यू ये जो लोड है, ठीक है ये पी यू वो कितना गिवन है ये मैं बता चुका हूँ, सिंगल शेयर और डबल शेयर का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ मैं। सो ये जो पी यू है वो गिवन है 360 किलो पाउंड। डिटरमिन द नंबर ऑफ 7/8 इंचेस ए 490 बोल्ट। अब सबसे पहले बोल्ट का ग्रेड क्या है 490, पिछले में क्या था A325। बोल्ट का 7/8 इंच क्या है, ये बोल्ट का डाया है। ठीक है, सो डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है 7/8 इंचेस। रिक्वायर्ड फॉर बेरिंग टाइप कनेक्शन, कनेक्शन टाइप कौन सी है, बेरिंग टाइप है। स्टील जो यूज हुआ है, ये जो मेंबर्स हैं वो किसके हैं A36 ग्रेड के हैं, पिछले भी A36 ग्रेड के हैं, ये चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थ्रेड्स आर नॉट एक्सक्लूडेड, मतलब थ्रेड्स आर इंक्लूडेड। इसका मतलब यह है कि थ्रेड एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है, इंक्लूडेड नहीं लिखा हुआ। थ्रेड्स आर नॉट एक्सक्लूडेड मतलब थ्रेड्स जो है शेयर प्लेन में हैं, थ्रेड्स आर इंक्लूडेड। उसमें क्या आता है थ्रेड्स आर एक्सक्लूडेड, इसमें थ्रेड्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें टेबल चेंज होंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये मुझे गिवन है, ये कौन सा डिस्टेंस गिवन है, ये पिच है इसकी 3 इंचेस अलॉन्ग द डायरेक्शन पिच होती है। ठीक है, ये गेज इस साइड पे होगी, खैर हमें पिच गिवन है। उसके बाद हमें जो है एंड डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, यानी कि एच तक का डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, ये एंड डिस्टेंस गिवन है 1/8। ये इस साइड से भी 1/8। इसके अलावा प्लेट्स जो है वो मेरे पास बेसिकली दो हैं, दो डिफरेंट तरह की हैं। एक प्लेट ये पीएल मीन प्लेट, टू प्लेट्स ये हैं। ये प्लेट जो है वो 7/8 इंच उनका थिकनेस है। इन प्लेट्स की थिकनेस कितनी है 7/8 इंच।
और इन जो प्लेट्स की, ये जो 3 प्लेट्स हैं, इनकी थिकनेस है 5/8 इंच। ठीक है, ये 5/8 इंच है, और ये जो प्लेट्स हैं ये वाली, ये 7/8 इंच, और ये लेंथ है प्लेट की, विड्थ है 16। ठीक है, ये प्लेट की क्या है, विड्थ है 16 इंचेस, ये भी प्लेट 16 इंच की। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। दोबारा एक दफ़ा बता दूं, आपने ऐसे अलग से डेटा लिख लेना है। क्या क्या गिवन है आपने लिख लिया, पी यू जो है 360, फिर बोल्ट डाया 7/8 इंचेस, ग्रेड ऑफ बोल्ट्स A490, ठीक है, स्टील ग्रेड A36, देन थ्रेड्स आर इंक्लूडेड या आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर प्लेन। उसके अलावा 2 प्लेट्स, ये 2 जो प्लेट्स हैं 2 प्लेट्स, उनकी थिकनेस क्या है 7/8, इन 2 प्लेट्स की विड्थ क्या है 16 इंचेस, बाकी जो 3 प्लेट्स हैं उनकी थिकनेस क्या है 5/8, और इनकी जो विड्थ है वो है 16 इंचेस। व्हाट टू फाइंड, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इस प्रॉब्लम में हमने नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ बोल्ट्स। पिछले में तो नंबर ऑफ बोल्ट्स गिवन थे, डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी, इसमें हमने बताना है कि इसमें हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने चाहिए, इस कनेक्शन के लिए कितने बोल्ट्स होने चाहिए, हमने वो फाइंड करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है ना बोल्ट्स जो है वो दे आर इन सिंगल शेयर एंड इन डबल शेयर। इस साइड पे देखो बोल्ट इस साइड से क्रैक होगा, एक इस साइड से, ये सिंगल शेयर में। इसमें देखो 2 साइड से बोल्ट क्रैक होगा, एक यहां से हो सकता है, एक इस जगह से और एक इस जगह से, ये डबल शेयर है। और यहाँ पे एक ही साइड है ये वाली, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, यहाँ पे 3 प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्रैक यहाँ से और यहाँ से हो सकता है, तो यहाँ पे वो डबल शेयर में और यहाँ पे वो सिंगल शेयर में। तो बोल्ट जो वो सिंगल शेयर में और डबल शेयर दोनों में। और सिमिलरली बेरिंग जो होगी वो किस पे होगी, एक इस प्लेट पे 7/8 इंच, इस पे 7/8 इंच वाली प्लेट्स पे, और एक 5/8 इंच वाली प्लेट, उसमें 2 प्लेट्स की सेम थिकनेस की। तो इसमें 2 डिफरेंट प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स की थिकनेस 7/8 है और बाकी जो उस साइड पे 3 है उनकी 5/8 है। तो बेरिंग जो होगी वो 7/8 इंच और 5/8 इंच प्लेट्स पे होगी। सबसे पहला काम जिस तरह हमने पहले किया था, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमने लास्ट टाइम निकाला था, उसमें 2 डिफरेंट स्ट्रेंथ थी, शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड बेरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अब शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला भी लास्ट टाइम में बता चुका हूँ। शेयरिंग स्ट्रेंथ बोल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ में और बेरिंग स्ट्रेंथ। सबसे पहला आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने सिंगल शेयर और डबल शेयर के लिए निकालना है। एक सिंगल शेयर के लिए शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है, डबल उसमें एक ही निकाली थी क्योंकि उसमें सिंगल शेयर था, इसमें सिंगल शेयर भी है डबल शेयर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में मल्टीप्लाई 2 कर दोगे, सिंगल में एज इट इज जो फार्मूला था। मेरे पास क्या फार्मूला है शेयरिंग स्ट्रेंथ का, 2 सिंगल शेयर के लिए फार्मूला क्या है, 5 मल्टीप्लाई एफ एन वी मल्टीप्लाई ए बी। अगर ध्यान करो तो ये वही फार्मूला है जो पहले यूज किया था, सिर्फ यहाँ पे क्या मिस है, नंबर ऑफ बोल्ट्स नहीं आ रहा, क्योंकि वही तो मैंने फाइंड करना है। सिर्फ नंबर ऑफ बोल्ट्स उस फार्मूले से निकाल दो तो ये वही फार्मूला है शेयरिंग स्ट्रेंथ का जो पिछले न्यूमेरिकल में यूज हुआ। तो सिंगल शेयर के लिए क्या है, 5 मल्टीप्लाई एफ एन वी मल्टीप्लाई बाय ए बी, ये बता चुका नॉमिनल शेयरिंग स्ट्रेंथ है फॉर बेरिंग टाइप कनेक्शन, मल्टीप्लाई बी एरिया ऑफ बोल्ट है। सिंगल शेयर का ये फार्मूला है। डबल शेयर में क्या होगा, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2, ये डबल शेयर का फार्मूला है। तो हमने पहले सिंगल शेयर और डबल शेयर के लिए फाइंड कर लिया। अच्छा, डबल शेयर के लिए, अब डबल शेयर आपको पता होना चाहिए डबल शेयर में कौन से प्लेट्स थी। ठीक है, डबल शेयर में क्या फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई 5 वहीं 0.75 एफ एन वी उसी टेबल से आएगा। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो इसको ये वहां पे मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा टेबल नहीं दिखा रहा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, थ्रेड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर प्लेन, उसके अगेंस्ट टेबल J32 देखा था। अब इसमें थ्रेड्स आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर प्लेन, इसके अगेंस्ट हम टेबल J32 देखेंगे। वही टेबल है J32 44 उसका पेज है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें जाके आपने देखना है कि जो आपका स्टील बोल्ट है A490 उसके अगेंस्ट थ्रेड्स
नॉट एक्सक्लूडेड के अगेंस्ट एफ एंड बी की वैल्यू 60, उसकी भी 60 की एस है। ये आप जाके देखना है, इसको कंफर्म करना है आपने, ये अब आपके पे है। बिल्कुल खीर नहीं दूंगा ना आपको, बिल्कुल एक एक चीज, ठीक है, आपने खुद भी देखना है। तो 60 के एस आई एफ एन बी। ए बी क्या है, बोल्ट का एरिया। बोल्ट का एरिया क्या है, वही फाइव डी, पिछला न्यूमेरिकल है, मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा। फाइव डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। डायमीटर ऑफ बोल्ट क्या आएगा, अच्छा जो सिंगल शेयर का केस था ना, और एक डबल शेयर का केस था। अच्छा यहाँ पे बोल्ट का जो डायामीटर है वो गिवन है दोनों के, बेसिकली बोल्ट का जो डाया वो गिवन है, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं। बोल्ट का डाया कितना है, 7/8। यहाँ पे भी 7/8। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल्ट का डाया गिवन है, ये 7/8 इंचेस। उस फार्मूला में हमने सिंपल बोल्ट का डायमीटर यूज कर लिया। अच्छा सिमिलरली A36 के अगेंस्ट आपने एफ वाई और एफ यू की वैल्यू भी उस टेबल 1 से ले लेनी। तो ये शेयरिंग स्ट्रेंथ के फार्मूला में यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की डबल शेयर के लिए। तो डबल शेयर के केस में जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो 54 किलो पाउंड, और सिंगल शेयर के केस में जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो 27 किलो पाउंड। सेकंड चीज क्या थी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बोल्ट के केस में, अभी ये मैं सिंगल बोल्ट के लिए कर रहा हूँ, फिर नंबर ऑफ बोल्ट्स इससे मेरे पास आ जाएंगे। क्योंकि वो जो फार्मूला था ना जिसमें हम शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ यूज करते थे, और यहाँ पे क्या आता था, नंबर ऑफ बोल्ट से हम मल्टीप्लाई करते थे। इस फार्मूले में क्या होता था, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बोल्ट्स करते थे ना। अगर सिंगल बोल्ट के लिए करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या हो जाएंगे, 1। तो ये खत्म हो गया, तो ये मेरे पास फार्मूला बच गया। तो ये मैं काम इसलिए सिंगल बोल्ट के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नंबर ऑफ बोल्ट्स चाहिए। तो वो जो फार्मूला था जिसमें नंबर ऑफ बोल्ट्स आते थे उसमें मैंने 1 पुट कर दिया सिंगल बोल्ट। तो सिंगल बोल्ट के लिए काम कर रहा हूँ, वहां से मैं नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल लूंगा। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स वाला जो पैरामीटर था वो पिछले जो फार्मूला हमने यूज किया उसमें से हटा लेंगे। शेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई मेरे पास सिंगल शेयर के लिए, डबल शेयर के लिए, डबल शेयर और सिंगल शेयर के लिए। पिछले में एक ही शेयर था इसलिए एक ही हम फार्मूला यूज हुआ था। इसके बाद बेरिंग स्ट्रेंथ है, वही चीज। बेरिंग स्ट्रेंथ के दो फार्मूले थे ना, वो जो मैंने पीछे बताया था, एक ये था एक ये था। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स मल्टीप्लाई हो रहा था। अब क्योंकि मैं सिंगल बोल्ट के लिए काम कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ बोल्ट्स में 1 ले लूंगा, तो वो नंबर ऑफ बोल्ट्स वाला पैरामीटर खत्म हो जाएगा। सेम वही काम यहाँ पे भी करना है, एलसी उसी तरीके से निकालना है जैसे हमने वहां पे निकाला था। या आप करोगे या आप प्रैक्टिस भी करोगे इसकी तो आपको समझ आ जाएगी। वही काम इसके लिए भी करना है। 1.2 मल्टीप्लाई एलसी, एलसी वो दो लिए थे, उनमें से स्मॉलर वैल्यू लेनी है, एक बिटवीन द एज ऑफ होल एंड एज ऑफ मटेरियल, एक बिटवीन द एजेस ऑफ होल। ठीक है, और ये डी डाया है, टी थिकनेस ऑफ प्लेट है, दिस इज डायमीटर ऑफ बोल्ट। एफ यू की वैल्यू वही A36 टेबल से आपने एफ यू ले लेना। तो सिंपल यही फार्मूला यूज होगा, सेम काम जो पीछे किया वो इसमें भी यही काम होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है बेसिकली जो फार्मूला है 5RN का, वो 2 दफा यूज होगा, एक सिंगल शेयर के लिए एक डबल शेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह एक दफा सिंगल शेयर में एज इट इज यूज होगा, और डबल शेयर में यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करोगे आप, यानी 2 × 5। तो वही काम हुआ है। बल्कि नहीं, बेरिंग टाइप है ये सिंगल शेयर और डबल शेयर नहीं है। वो शेयरिंग स्ट्रेंथ में था सिंगल शेयर डबल शेयर, ये बेरिंग टाइप है। बेरिंग टाइप में बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बेरिंग 2 प्लेट्स पे होगी, 7/8 इंच और 5/8 इंच। यानी आपको यही फार्मूला 2 दफा यूज करना पड़ेगा, एक फॉर 5/8 इंच प्लेट और एक फॉर 7/8 इंचेस थिक प्लेट। ठीक है, 5/8 और 7/8 के लिए। तो यही जो 2 फार्मूले आप पहले 5/8 वाली के लिए यूज करोगे, और यही 2 फार्मूले आप 7/8 के लिए यूज करोगे। मतलब इस फार्मूला में आप सबसे पहले 5/8 इंच, 2 प्लेट्स थी ना, तो 5/8 इंच की जो प्लेट है, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये जो थिकनेस है टी, एक दफा यहाँ पे 5/8 आएगा और दूसरे फार्मूले में यहाँ पे 7/8 आएगा। बस ये एक डिफरेंस होगा यहाँ पे भी। तो आपने ये काम जो है एक दफा 5/8 इंच थिकनेस के लिए करना है, एक 7/8 इंच। ठीक है, ये 5/8 के लिए एक दफा किया, एक 7/8, ये 16 उसकी विड्थ है। ठीक है, अब ये वही बात है, या आप उसी फार्मूले के यूज करो कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, या फिर जो मैंने बताया था स्मॉलर ऑफ बोथ। तो आप यही फार्मूला आप यूज करते हो जो यहाँ पे गिवन है। वो क्या कहता है कि ये जो पैरामीटर है ना,
ये इससे लेस आना चाहिए। पीछे भी यही कह रहा था। अगर लेस नहीं आता तो आपने ये वैल्यू यूज करनी है। अगर मतलब इसका आंसर ये जो ये वाला मीटर है इसका आंसर इस वाले से ग्रेटर आ जाए तो आपने इस वाले का आंसर यूज करना है। ठीक है, अगर इसका आंसर इससे ग्रेटर आ जाए तो आपने ये आंसर यूज करना है। सॉरी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जो आंसर है, लेट्स सपोज ये आंसर 4 आया, ये आंसर 3 तो 6 है, यानी 4 इज लेस देन 6, तो आपने ये यूज करना है। अगर ये उल्टा हो जाता है कि यहाँ पे 6 आ जाए और यहाँ पे 4 हो, यानी अब ये ग्रेटर आ गया, तो आपने ये वाला आंसर यूज करना है। मतलब स्मॉलर दोनों में से आंसर यूज करना है, या इस तरह कर लो या जिस तरह मैंने बताया उस तरह कर लो। सो बेयरिंग स्ट्रेंथ भी फाइंड कर ली हमने, शेयरिंग स्ट्रेंथ भी फाइंड कर ली। शेयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो सिंगल शेयर और डबल शेयर के लिए, और बेयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो 7/8 इंच जो प्लेट की थिकनेस थी उसके लिए, और 5/8 इंच जो प्लेट की थिकनेस थी उसके लिए भी फाइंड कर ली। अब नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे निकालने हैं? नंबर ऑफ बोल्ट्स आपने निकालने हैं, सिंपल आपने ये फार्मूला यूज करना है। अच्छा, अब चार चीजें थी ना आपने निकाली। एक ये सिंगल शेयर की डिजाइन स्ट्रेंथ निकाली, एक ये डबल शेयर की 54 के, एक सिंगल शेयर की 27 के, उसके बाद एक ये आपने निकाली 48.9 फॉर प्लेट 5/8 इंच बेरिंग स्ट्रेंथ, और एक आपने निकाली फॉर 7/8 इंच बेरिंग स्ट्रेंथ। अब आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं चारों केसेस के लिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ बोल्ट्स टू प्रिवेंट डबल शेयर फेलियर। नंबर ऑफ बोल्ट्स टू प्रिवेंट डबल शेयर फेलियर। आपने क्या करना है, जो लोड था ना उसको डिवाइड कर देना है इसकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ आई थी। मतलब ये क्या है, पी यू डिवाइडेड बाय जो डिजाइन स्ट्रेंथ आई थी डबल शेयर की। तो डबल शेयर फेलियर का जो फाई आर एन आपने निकाला था और डबल शेयर फेलियर वो कितना था, 54 निकाला था। मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये 54। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 54। ऊपर आ जाओ, ये पी यू क्या होगा डबल शेयर के केस में, ठीक है। ये पी यू आपको गिवन है, पी यू डिवाइडेड बाय 5 RN करूंगा, 360 आपको गिवन है। ठीक है, पी यू कितना गिवन है 360। और उसके बाद ठीक है, पी यू 360 है और 5 RN टू प्रिवेंट डबल शेयर फेलियर। ठीक है, तो जो आप यूज करोगे ना डबल शेयर फेलियर के लिए वो पी यू यूज करोगे, ये भी मैं बता देता हूँ, एक मिनट ठहरो। टू प्रिवेंट डबल शेयर फेलियर आप यूज करोगे पी यू डिवाइडेड बाय जो 5 RN आया था डबल शेयर फेलियर का, वो आया था 54। और आप जो सिंगल शेयर फेलियर के यूज करोगे वो आप यूज करोगे 3/2 पी यू, बताता हूँ क्यों, डिवाइडेड बाय 5 RN। ये क्या था, ये जो सिंगल शेयर जो डिजाइन स्ट्रेंथ आई थी फॉर सिंगल शेयर। इसी तरह बेरिंग फेलियर के लिए आप यहाँ पे डिवाइड किसे करोगे, वो जो बेरिंग स्ट्रेंथ आई थी फॉर प्लेट 5/8, और यहाँ पे किसे डिवाइड करोगे, जो बेरिंग स्ट्रेंथ आई थी फॉर 7/8 जो प्लेट है इंच प्लेट, और ऊपर यहाँ पे पी यू आएगा। 7/8 इंच प्लेट के लिए पी यू आएगा ना, क्यों पी यू आएगा, और इसके लिए 5/8 के लिए 2/3 पी यू क्यों आएगा, क्योंकि गिवन है। कहाँ पे गिवन है अभी देख लेते हैं।
ये देखो जी, 7/8 इंच प्लेट के लिए लोड क्या था, पी यू, और 5/8 इंच प्लेट के लिए लोड क्या था, 2/3 पी यू। ठीक है। सो जब इसके लिए आपने जब निकालने हैं नंबर ऑफ बोल्ट्स, आपने क्या यूज करना है, ये पी यू यूज करना है, क्योंकि ये जो दो प्लेट्स हैं इनका लोड कितना आ रहा है इन पे, पी यू। सो पी यू डिवाइडेड बाय 5 RN। 5 RN वो जो आपने इस प्लेट के लिए निकाला हुआ है नीचे। सो इस प्लेट के लिए पी यू यूज करना है, पी यू गिवन है 360 के। ठीक है। और इस प्लेट के लिए जो आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं, इस प्लेट के लिए, इसमें देखो क्या गिवन है, 2/3 पी यू। सो आपने पी यू की जगह क्या यूज करना है, 2/3 पी यू। ठीक है। इस प्लेट के लिए आपने क्या यूज करना है, 2/3 पी यू। इस प्लेट के लिए जो आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाले हैं, डिवाइडेड बाय 5 RN। 5 RN जो आपको बेरिंग स्ट्रेंथ 5/8 इंच थिक प्लेट के लिए आपने निकाली है वो। इसके बाद सिंगल शेयर के लिए ना, देखो सिंगल शेयर को प्रिवेंट करेगी ये फोर्स, इसकी वजह से होगा ना सिंगल शेयर के लिए, इस लोड की वजह से, वो डबल इस लोड की वजह से होगा। तो यहाँ पे रिवर्स काम होगा कि जो सिंगल शेयर है वो ऑब्वियसली यहाँ पे जो शेयर फेलियर होगा वो ये जो लोड लग रहा है इसकी वजह से होगा ना, और जो डबल शेयर फेलियर होगा यहाँ पे डबल शेयर फेलियर होगा, यहाँ पे सिंगल शेयर फेलियर होगा। लेकिन देखो ये चीज समझो कि यहाँ पे डबल शेयर फेलियर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल होगा। लेकिन जो ये डबल शेयर फेलियर है ना ये वाला, वो इसकी वजह से होगा ना, और यहाँ पे जो सिंगल शेयर फेलियर है वो इस लोड की वजह से होगा। तो सिंगल शेयर फेलियर के लिए आप ये यूज करोगे 2/3 पी यू डिवाइडेड बाय 5 RN, जो कि सिंगल शेयर फेलियर की डिजाइन स्ट्रेंथ है। और डबल शेयर फेलियर के लिए आप यूज करोगे पी यू डिवाइडेड बाय 5 RN, जो कि इसकी डिजाइन स्ट्रेंथ। वापिस आता हूँ, सो नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डबल शेयर फेलियर, वही बात जो मैंने बताई, पी यू डिवाइडेड बाय 5 RN। उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ थी 54। सो नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड, ठीक है ये चीज, नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड सिंगल शेयर फेलियर ये मैं बता चुका हूँ 2/3 पी यू। अच्छा, आपने नियरेस्ट होल नंबर लेना है, ये 6.6 है तो ऑब्वियसली 6.5 बोल्ट तो होते नहीं, 7 बोल्ट आएंगे। ये 8.82 है तो 9 बोल्ट आएंगे। ये 5 बोल्ट आ गए। ये 5.26 है तो मतलब 5 बोल्ट आ गए। तो आपने इनमें से जो मैक्सिमम बोल्ट होंगे वो यूज करने हैं, यानी इससे 7 बोल्ट आए, इससे 9 बोल्ट आए, इससे 5, इससे तकरीबन ये भी 5, मैक्सिमम क्या है 9 बोल्ट। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि आप A490 ग्रेड जिसका डाया 7/8 इंच है वो कितने बोल्ट यूज करोगे, तो आपने लिख देना है वी विल यूज 9 बोल्ट, जिसका ग्रेड है A490 और जिसका डाया है 7/8 इंचेस। ये आपने बताना था, यानी इनमें से मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो आपके नंबर ऑफ बोल्ट्स होंगे। वो मैक्सिमम क्या है, ये 9। सो हम 9 बोल्ट यूज करेंगे ग्रेड A490 के, जिनका डाया 7/8 इंच। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ होगी, अदरवाइज ये पेपर में सॉल्व नहीं होगी। तो ये था ये आपका लेक्चर रिगार्डिंग स्टील बोल्ट कनेक्शन। इससे रिलेटेड हमने डिज़ाइन स्ट्रेंथ भी फाइंड की और नंबर ऑफ बोल्ट्स भी फाइंड की। इसी तरह के क्वेश्चन आपके फाइनल टर्म में भी आएंगे, एज इट इज़ नहीं आएंगे, बिल्कुल मैं चेंज करूँगा, हर क्राइटेरिया चेंज करूँगा, मेथडोलॉजी यही होगी। आपके पास जो है बेसिकली क्या नाम है, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, फार्मूला आपको अलाउ है, आप एक पेज पे अलग से करके लिख लो, स्टेप्स आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन एज इट इज़ मैं हलवा नहीं दूंगा कि एज इट इज़ उठा के मैं बहुत सी चीज़ें चेंज करूंगा। आपको जो मैंने टेबल बताए उन टेबल से आपने वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है, और आपने ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। इसकी प्रैक्टिस करो, कोई मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है। थैंक यू।